वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि युद्ध और प्रेम में सब जायज है। अब इसमें चुनाव को भी जोड़ा जा सकता है। अगर चुनाव को युद्ध मान लिया जाए तो बीजेपी से बेहतर प्रबंधन फिलहाल कोई और करता नहीं दिखता। बीजेपी की दूसरी सूची में जिस तरह से दिग्गजों को जगह मिली वो सियासी पंडितों को चौंकाने वाला तो रहा। इससे बीजेपी ने दिग्गजों को मैदान में उतारकर चेहरों की लड़ाई की तरफ बढ़ रहे चुनावी गुब्बारे की हवा निकाल दी। बड़ी चतुराई से बीजेपी ने इलेक्शन को मल्टी फेज की तरफ मोड़ दिया है। इसके साथ ही इस कदम से उसने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को भी खत्म करने की कोशिश की है। चुनावी चातुर्य दिखाते हुए बीजेपी ने दिग्गजों को तो महाभारत में चिड़िया की आंख दिखाकर युद्ध में उतारा ही, अपने इस सियासी दांव से उसने कांग्रेस को भी उलझाने की कोशिश की है। अब कांग्रेस उन चेहरों को टारगेट करने की तरफ मुड़ती दिख रही है जो बीजेपी की तरफ से मैदान में उतर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस बीजेपी के इस कदम को उसकी छटपटाहट और बेचैनी करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी संगठन पद्धति पर काम करता है, ये भाजपा में ही हो सकता है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं ने जो प्रत्याशी घोषित किए, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्णय, हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ इन जो सीटें डिक्लेयर हुई हैं उनमें और आने वाले समय में हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ विजयश्री हासिल करेंगे। मैं तो पुनः कार्यकर्ताओं को धन्यवाद करता हूं कि कार्यकर्ताओं ने एक अपने अनुशासन, अपने पद्धति का परिचय देते हुए आज मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। लिस्ट आई है कल भाजपा की दूसरी, उसमें 7 सांसदों को, 3 केंद्रीय मंत्रियों को जो है इस बार टिकट दिया गया है। आप इसको किस तरीके से लेते हैं? ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। दिग्गजों पर दांव लगाकर बीजेपी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को भी कांग्रेस के सीधे हमले से बचाने का काम किया है। इसके साथ ही पार्टी के अंदर उठ रही विरोध की आवाजों को भी खामोश करने की कारगर रणनीति भी अपनाई है। एक तीर से कई निशाने साधने के लिए जाने जाने वाली बीजेपी ने दूसरी लिस्ट से भी यही किया है। बीजेपी की ये चुनावी नीति सफलता की गारंटी भले ना मानी जा रही हो, लेकिन इस चुनावी चाल में बीजेपी को कांग्रेस से मिल रही टक्कर में थोड़ा एडवांटेज तो जरूर हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। सवाल नंबर 1, क्या दिग्गजों पर बीजेपी के दांव से चेहरों की लड़ाई टल जाएगी? सवाल नंबर 2, क्या बीजेपी के इस चुनावी चातुर्य में उलझ रही है कांग्रेस? सवाल नंबर 3, क्या इस कदम से पार्टी के अंदर उठ रहे विरोध के सुर शांत हो जाएंगे? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है चेहरों में बटा चुनाव। चेहरों में बटा चुनाव बीजेपी की एक सोची समझी रणनीति है और इस रणनीति के पीछे बीजेपी की जो सोच समझी जा रही है वो ये है कि कहीं अगर स्थानीय स्तर पर किसी नेता को लेकर, किसी विधायक को लेकर, किसी सांसद को लेकर कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी या नाराज़गी की कोई लहर है तो वो इन चेहरों के ज़रिए बंट जाए, शांत हो जाए, समाप्त हो जाए। क्योंकि इस चेहरों की वजह से, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय एक बहुत जनसंपर्क के व्यक्ति हैं, बाकी प्रहलाद पटेल जी की बात करें, यानी अलग अलग रीजन में ये जो लीडर्स दिए गए हैं इनके ज़रिए बीजेपी की कोशिश है कि चूंकि वो 20 वर्षों से सत्ता में है और 2018 में भी 14 महीने छोड़कर वो फिर सत्ता में है, तो इस दौरान अगर ये कहा जाता है कि कहीं कोई सत्ता विरोधी एक रुझान है तो उस रुझान को समाप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण दांव ये है कि आप अलग अलग चेहरे फैला दीजिए और इन चेहरों की वजह से लोगों को ये लगेगा कि नहीं साहब ये आ गए हैं, अब इनसे हम अपनी बात कहेंगे, विधायक की नाराज़गी भी इनसे कह लेंगे, सांसद महोदय की नाराज़गी भी इनसे कह लेंगे, सरकार के कुछ अलंबरदारों की नाराज़गी है तो वो भी इनसे कह लेंगे। तो ये रणनीति क्या कारगर होगी ये तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन चेहरों में बांट दिया है बीजेपी ने चुनाव को, और वो भी चेहरे ऐसे हैं जो मध्य प्रदेश के जाने पहचाने चेहरे हैं। ग्वालियर चंबल में नरेंद्र सिंह तोमर, महाकौशल में 2 फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रहलाद सिंह पटेल साहब हैं, और मालवा निमाड़ का जाना पहचाना चेहरा है कैलाश विजयवर्गीय। वैसे तो ये चेहरे पूरे मध्य प्रदेश के जाने पहचाने हैं, लेकिन जिन रीजन में इनको उतारा गया है वो क्षेत्र तो इनके लिए सांस और धड़कन की तरह रहा है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिलिए। प्रताप भानु शर्मा जी हैं, वरिष्ठतम नेता हैं कांग्रेस के, पूर्व सांसद हैं, बहुत स्वागत करता हूं प्रताप भानु जी। डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय हैं, वरिष्ठ नेता बीजेपी के, उनका बहुत स्वागत करता हूं। मनोज सैनी जी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर
बंसलीस। मनोज, पहली टिप्पणी आपकी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शरद जी, आज मन हो रहा है कि एक गाना गुनगुना दूं, आप कहें तो। गुनगुना दी। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो। ये आप बीजेपी की तरफ से गा रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से गा रहे हैं? मुझे लग रहा है ये मोदी की तरफ से मैं गा रहा हूँ। देखिए, आप उन्होंने जी। कहा कि मोदी के मन में क्या, मोदी के दिल में क्या, तो मोदी के दिल में मध्य प्रदेश, ये भारतीय जनता पार्टी कह रही। इसीलिए चेहरे अलग अलग बढ़ गए हैं। बहुत सारे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और तमाम ऐसे चेहरे हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपने तरीके से, जब कार्यकर्ता मैदान में आ रहे होंगे इस समय, चाहे कैलाश विजयवर्गीय के साथ लोग जुड़ते होंगे, तो वो अपने रूप में उनके दिल में उतर कर देख रहे होंगे, कैलाश जी हैं, हमें इनके लिए काम करना है। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र सिंह तोमर को यदि भिंड में या चंबल ग्वालियर में उतारा है, तो वहाँ भी उनकी यही स्थिति, क्योंकि बहुत ही सीनियर लीडर है। प्रहलाद पटेल की स्थिति भी यही है। तो मुझे लगता है कि दिल में उतारने का प्रयास किया भारतीय जनता पार्टी ने उन कार्यकर्ताओं के बीच में, जो आप कह रहे थे कि बट ना जाए, एंटी इनकम्बेंसी को कितने आसानी से खत्म किया जा सकता है। शायद ये बीजेपी की रणनीति का हिस्सा दिखाई देता है, जिसमें अलग अलग चेहरों को बांट दिया गया। स्वाभाविक है, अपने नेता को लोग बड़े रूप में देखना चाहेंगे, चाहे वो चंबल ग्वालियर के लोग हों, या फिर मालवा के लोग हों, या फिर महाकौशल के हों, बिंद के हों, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति दिखाई देती है। लेकिन ये रणनीति होगी कितनी कारगर, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि आज दिग्विजय सिंह भी अपनी तरह से ये कह रहे हैं, उनको लग रहा है कि डर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये भी कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो चुनाव बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। आज भी जब फील्ड में थे तो चीज़ें बदली हुई थी, आज लोग इसी तरह की बात कर रहे थे। जब हम बहस गरम अपना कार्यक्रम कर रहे थे तो उसमें मुद्दा यही आ गया था। तो ले दे के ये हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने रणनीतिक तौर पर अब कौन किसके दिल में उतरेगा, इसलिए मैंने इस गाने की 2 लाइन आपको सुना दी। पर इतना ज़रूर है कि मोदी के दिल में सब आना चाहते हैं, और यही भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। बिल्कुल सही है, और बीजेपी का नारा भी है कि मोदी के मन में एमपी और एमपी के मन में मोदी। तो अब देखते हैं कि जनता के मन में कौन उतरता है, ये चेहरे भारतीय जनता पार्टी के या फिर जो दूसरी प्रतिद्वंदी पार्टी है कांग्रेस के। दोनों को शुभकामनाएं हैं। लोकतंत्र की शुभता और मजबूती इसी में है कि लोकतंत्र की ये लड़ाई ज़बरदस्त हो, कांटेदार हो, पायेदार हो, मूल्य आधारित हो, जनता के मुद्दों पर केंद्रित हो। प्रताप भानु शर्मा जी की टिप्पणी, फिर मैं डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी से मुकम्मल जवाब लेने की कोशिश करूंगा। जी प्रताप भानु जी। शरद द्विवेदी जी, जैसा कि आपने कहा कि ये भाजपा बिल्कुल चेहरों पर और डिवाइडेड अलग रीजनल आधार पर इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है, या चुनाव में बड़े बड़े चेहरों को उतारा है। जिन चेहरों की विदाई मध्य प्रदेश से 10-15 साल पहले हो गई थी, उनको दोबारा वापस चुनाव में लाने का कोई औचित्य तो समझ में आता नहीं है। और जो भाजपा के लोग दम भरते थे कि हमारा संगठन इतना मजबूत है, हम संगठन के आधार पर चुनाव लड़ते हैं, उनके इस एक्शन से ही वो चीज धाराशायी हो गई, क्योंकि उन्होंने कार्यकर्ताओं के संगठन की तो उपेक्षा करके पूरी तरह से। जी, मुझे लगता है कि थोड़ी सी तकनीकी चुनौती है। उनकी आवाज़ अगर हमको मिल रही हो प्रताप भानु जी की, तो हम आवाज़ लेते रहें। पूरी तरह से उसको उन्होंने खुद ही नकार दिया है जी, मैं ये मानता हूँ। और जिस तरह से घबराहट और जल्दबाजी के ये निर्णय, ये प्रयोग कह सकते हैं आप, करने की ये बीजेपी कोशिश कर रही है, उससे ये बात तो जाहिर हो गई कि मध्य प्रदेश में जो वर्तमान नेतृत्व है, जिसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त है जनता जनार्दन के बीच में, वो अकेली सत्ता के खिलाफ ही नहीं है, वो भाजपा के नेताओं और भाजपा की नीतियों के खिलाफ भी बड़ी एंटी इनकम्बेंसी है उसमें। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये प्रयोग भी जो ये करने का प्रयास कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ये चुनौती कांग्रेस को दे पाएंगे, क्योंकि हम तो वैसे ही संगठन के आधार पर अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और संगठन पूरे मध्य प्रदेश में पोलिंग बूथ, मंडलम, सेक्टर से लेकर जिला स्तर का इतना पुनर्गठित कमलनाथ जी के नेतृत्व में हो गया है कि उसकी घबराहट इन पे साफ नजर आ रही है। और ये भी मैं अंत में कहना चाहूंगा कि कमलनाथ जी के सामने इनके पास कोई भी चेहरा नहीं है जिसको ये मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर सके। एक ये चेहरा कमलनाथ चाहे सांसद के रूप में रहे हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में रहे हो, चाहे केंद्रीय मंत्री के रूप में रहे हो, लगातार जो जीतते रहे, छिंदवाड़ा जीता, मध्य प्रदेश पिछली बार 2018 के चुनाव में जीता,
संगठन में एक बेहतरीन काम करके उन्होंने 2.5-3 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक ऐसी मजबूत संगठन तैयार कर दिया जिसके आधार पर कार्यकर्ताओं को आज एक आत्मविश्वास है कि इस बार मध्य प्रदेश में परिवर्तन होगा, कांग्रेस की भारी बहुमत से सरकार बनेगी और एक मजबूत सरकार बनेगी जो खरीद फरोख्त से गिराया नहीं जा सकता। अब ये कितनी चेहरे बदल लें, कितनी नीतियां बदल लें, दे स्टैंड एक्सपोज नाउ। आप ये दावा जरूर कर रहे हैं, लेकिन 20 वर्षों से बीजेपी की सरकार है और ये भी जनादेश की सरकार है, तो निश्चित तौर पर आपने 2018 में कामयाबी हासिल की है और 2023 जनादेश की नहीं, ये सौदेबाजी की सरकार है। जनादेश तो 160 उसके पहले तो नहीं हुई सर। अगर आपके इस आरोप 107 में मिला, 107 पे आ गए थे ये। इनका कोई नैतिक दायित्व नहीं था, नैतिकता नहीं थी, ये सरकार में आए। 5 साल इन्हें पूरा काम करने कमलनाथ जी को देना चाहिए था। इसके बाद ये देते चुनौती मैदान में, इसके बाद मीन मेख निकालते, गलतियां निकालते। भानु जी, अगर आपकी सरकार होती और सिचुएशन भिन्न होती 2018 में, मुझे पूरी ईमानदारी से उत्तर दीजिएगा, माफ कीजिएगा मैं इस शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, तो आप क्या करते? आप बीजेपी को शासन करने देते? देखिए, हमने तो हमेशा ईमानदारी का ही साथ दिया है जी। चाहे व्यक्तिगत ईमानदारी की बात करें, हमारी ईमानदार सरकार की बात करें, चाहे हमने स्वयं अपने आप को ईमानदारी के लिए समर्पित होकर काम किया है, उसमें कोई प्रश्न 50 साल की राजनीति में आज तक आपकी सोच बड़ी अच्छी है। पर आपने सवाल किया इसलिए मैं जवाब दूंगा। नहीं, आपकी मुस्कुराहट बहुत कुछ कह रही है, मैं उसके अर्थ नहीं तलाशूंगा। मैं प्रणाम कर रहा हूँ आपको, डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय। मैं तो डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी को और ईमानदारी की बात करें जी, मैं भी नमस्कार करता हूँ उन्हें जी। और ईमानदारी में हमारी रैंकिंग राष्ट्रीय स्तर पर बहुत हाई है भाजपा के मुकाबले में। चलिए डॉक्टर दीपक, देखिए ऐसा है, कांग्रेस पार्टी ईमानदारी की बात करे, ये अपने आप में बहुत हैरत की बात है। और ये बात करते हुए मैं समझता हूँ प्रताप भानु शर्मा जी की जो मुस्कुराहट थी वो इसी बात के लिए थी, उनको क्या क्या कहना पड़ रहा है। दूसरी बात ये है कि पिछले मुस्कुराते हैं नहीं ईमानदारी की बात कांग्रेस के लिए कर रहे हैं, इसलिए आपको मुस्कुराहट आ रही थी कि कैसी कैसी बात करनी पड़ रही है। दूसरा मेरा निवेदन ये है कि कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता, या अभी प्रताप भानु शर्मा जी ने भी जो कहा, 3-4 मिनट के जो उनका उद्बोधन था उसमें 60% समय जाता है कमलनाथ जी के गान में। मध्य प्रदेश के गान से इनको कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस के गान से भी इनको कोई मतलब नहीं है। हर नेता का, कांग्रेस पार्टी का जो मध्य प्रदेश का है, 60% समय जाता है इस बात में कि कमलनाथ जी ऐसे महान है, कमलनाथ जी वैसे महान है, और 40% इसमें जाता है कि हमारी सरकार ऐसे गिर गई और वैसे गिर गई। मैं समझता हूँ कि इसकी बजाय कांग्रेस पार्टी ने अपना चाल चरित्र और चेहरा सुधारने की कोशिश की होती तो शायद वो किसी बेहतर नतीजे की ओर बढ़ सकते थे। पहली बात मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा संगठन नहीं है कि 80 साल पहले कुछ डिसाइड किया या 1929 में एक बार डिसाइड हो गया कि साहब मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष होंगे, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब 100 साल तक इसी परिवार के आगे पीछे चलना है, बदलेंगे नहीं बिल्कुल भी। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में भरोसा करती है। हर 5 साल में जनता के सामने मौका आता है और हर राजनीतिक दल के सामने भी मौका होता है कि अपनी बात अपने तरीके से रखे। भारतीय जनता पार्टी, जैसा सब लोग जानते हैं, संगठन पर आधारित बड़ा राजनीतिक दल है। संगठन का जो मूल मंत्र, मैं बरसों से या बल्कि 40 साल पहले जो मैंने सुना था कि हर कार्यकर्ता को उचित भूमिका के लिए उचित समय पर जिम्मेदारी सौंपी जाती है। और मैं समझता हूँ आज नरेंद्र सिंह जी को या कैलाश विजयवर्गीय जी को या फग्गन सिंह कुलस्ते जी को या प्रहलाद पटेल जी को और या राकेश सिंह जी को जो जिम्मेदारी दी गई है वो समय के मुताबिक है। और देखिए ऐसा है कि राजनीति में हर चुनाव अलग चुनाव होता है और हर चुनाव की अलग चुनौतियाँ होती हैं। अब कोई कांग्रेस पार्टी या कोई जड़ता वाली पार्टी अपने इतिहास से नहीं सीखना चाहे तो उनका सिरदर्द है ये, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर घटना से सीखती है। 2018 का जो चुनाव है उसके जो भी नतीजे रहे, हमारे वोट कांग्रेस से ज़्यादा थे, लेकिन हमारे वोट अपने पिछले 3 बार के चुनाव से कम थे। उससे हम सीख लेने की कोशिश कर रहे हैं और सारे माहौल को कैसे ज़्यादा जीवंत बना सकें, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को कैसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकें, जनता को साथ ज़्यादा जीवन संपर्क कैसे बना सकें, ये हमारी प्राथमिकता है। तो उसमें चेहरे को देखना मीडिया का काम है या कांग्रेस का काम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा जीवंतता के साथ जनता के बीच पहुंचना चाहती है और आने वाली मध्य प्रदेश की जो 5 या 10 वर्षों की चुनौतियां हैं उनको भारतीय जनता पार्टी बेहतर ढंग से सॉल्व कर पाएगी, इस अपेक्षा के साथ जनता के बीच जा रही है। तो अब चेहरा एक रणनीति का हिस्सा है, आगे भी जो कुछ हम करेंगे वो रणनीति का हिस्सा होगी, लेकिन एक जीवन संगठन के नाते ये हमारा काम है।
दीपक जी, करीब करीब 30 वर्ष से अधिक का, 3 दशकों से अधिक का आपका राजनीतिक जीवन है, जितना मैं समझता हूँ। क्या आपने इस तरह का प्रयोग देखा है? इसके पहले करीब करीब 4 या 5 चुनाव आपने देखे हैं, बहुत सक्रियता से, एक सक्रिय कार्यकर्ता के तौर पर। क्या आप मानते हैं कि इट्स अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, ये अपनी तरह का पहला प्रयोग है मध्य प्रदेश में? शरद जी, मैं 1980 के बाद के सारे चुनाव देखा हूँ जी। 1980 में प्रताप भानु शर्मा जी तो हमारे यहाँ के सांसद रहे हैं, 84 में भी सांसद रहे हैं विदिशा के। जी जी। तो लेकिन ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैंने पहले कहा कि हर चुनाव अलग चुनाव होता है। 1980 का चुनाव अलग था, 85 का चुनाव अलग था, 90 का चुनाव अलग था, और बाद के सारे चुनाव, हर चुनाव अलग रहा है। और मैं समझता हूँ, आपने भी 1993 के जैसे चुनाव कहेंगे हम, तो अलग पृष्ठभूमि में हुए थे, राम मंदिर आंदोलन चल रहा था। 1998 के चुनाव अलग पृष्ठभूमि में हो गए थे, जब कांग्रेस पार्टी के 22 जो मंत्री थे उनको लोकायुक्त की रिपोर्ट के भ्रष्टाचार के कारण इस्तीफा देना पड़ा था। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी किस तरह जीत गई थी। तो हर चुनाव से लेसन लेने की जरूरत होती है। और अब कांग्रेस पार्टी ने तो उस समय सारे अपने मंत्रियों को हटा दिया था, बाहर ही कर दिया था, तो उन्होंने उस समय सबक लिया था, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इतिहास से हर चीज, हर घटना सबक लेने की जरूरत होती है। अगर कहीं मोटिवेशन में पीछे रह गए हैं तो हम उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी कोशिश है इन चुनाव में 50% से ज्यादा वोट कैसे हासिल कर सके, और इसके लिए प्रयोग किया गया है। मनोज जी, दीपक जी ने भले ही ना कहा हो, लेकिन हमने सब सुन लिया है। जो बात सही है कि ये पहला प्रयोग है 4 दशक के उनके राजनीतिक जीवन का, और करीब करीब 3 दशक के मेरे भी लगभग 27-28 साल के पत्रकारिता जी। मैंने कभी मोतीलाल वोरा जी को विधानसभा चुनाव लड़ते नहीं देखा, श्यामाचरण जी या विद्याचरण जी को, अर्जुन सिंह जी को विधानसभा चुनाव में उतरते नहीं देखा। इस तरह के प्रयोग बीजेपी ही करती रही है। और अभी तो मुझे लगता है कि ये आगे की 2 सूचियां या 3 सूचियां, या अब तो एक नाम भी घोषित कर देती है बीजेपी, तो आगे क्या करेगी इस पर मुझे लगता है बहुत सारी निगाहें और धड़कनें इस समय जो हैं वो बिल्कुल ऊपर नीचे भी होंगी कि क्या होगा, और अगली सूची में किसका नाम होगा। ये एक सस्पेंस भी है कि कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा। ये तमाम बातें अब ज़ेरे बहस हैं, और माना तो ये जा रहा है कि ये इस 5 राज्य के लिए बीजेपी का एक मॉडल है। ख़ासतौर से 3 राज्य जो उत्तर भारत की पट्टी के हैं, हिंदी पट्टी के हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। तो और आप आगे जो भविष्य देखते हैं, क्या आप मानते हैं कि कुछ इस तरह के प्रयोग और भी होंगे, और मध्य प्रदेश के कुछ नेता, जिसमें कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स के भी नाम लिए जा रहे हैं, उनको लोकसभा में उतारा जा सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोगधर्मी पार्टी कहा जा सकता है। मध्य प्रदेश में जरूर हम पहली बार देख रहे हैं, लेकिन आप याद कीजिए कि जब दिल्ली चुनाव हुए तो दिल्ली में सारे बदल डाले थे, और वो उसको इसी टैगलाइन से भी चलाया गया था कि सभी बदल डाले, सारे बदल डाले, नए चेहरे उतार दिए गए थे। हालांकि वो वहाँ महानगर निगम का चुनाव था, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव था, लेकिन उसमें ये बदलते हुए देखा था। उसके बाद हमने गुजरात में तमाम तरह की चीज़ें देखी कि जो उप मुख्यमंत्री थे उनको चुनाव मैदान से हटा दिया था, और एक ऐसा चेहरा भूपेंद्र सिंह का लाके सामने रख दिया था जिसको लोग सोच ही नहीं सकते थे मुख्यमंत्री बन सकता है। तो बीजेपी में कम से कम बीते कुछ वर्षों में, खासकर 1 दशक के भीतर हम देखें तो इस तरह के बहुत प्रयोग हुए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के लिए निश्चित रूप से ये पहला प्रयोग है जब सांसद और वो दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं शरद जी, बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत बड़े बदलाव दिखाई देंगे। हो सकता है कुछ बड़े चेहरे चुनाव में ना दिखाई दे, कुछ नए चेहरे चुनाव में दिखाई दे, और इसके पीछे है 2024 की रणनीति। भारतीय जनता पार्टी जो खबरें हैं वो ये चाहते हैं मोदी साहब की नया भारत दिखाई दे, नई संसद में नया भारत जब 2024 का हो तो नए चेहरों के साथ नजर आए। तो इसीलिए ये प्रयोग है, इस प्रयोग में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, और आने वाले दिनों में और बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दिखेगा। कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति चेंज की है। आने शायद संभावना है कि 5 तारीख के आसपास एक बड़ी सूची 100 लोगों की आने वाली है, तो उसमें वही सब दिखाई देगा जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तू डाल मैं पात। आने वाले दिनों में जो चीजें हैं, बहुत चुनाव और दिलचस्प नजर आएगा। पर इतना मानकर चलिएगा, आप कह जरूर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एक नेता जो चुनाव में माहिर भी हैं, हालांकि उन्होंने विनोदी लहजे में ही कहा, जब मैंने उनसे पूछा कि सूची क्या आ जाएगी 5 अक्टूबर तक, तो उन्होंने कहा शरद जी ये माखन चोर पार्टी है बीजेपी, हम अपनी माखन की हांडी ऐसी छिपा कर रखेंगे कि इनको भनक नहीं लगेगी, नहीं तो हमने घोषणा कर दी और ये हमारे कुछ बेहतरीन लोग ले उड़े। तो जिसकी संभावना या आशंका प्रताप भानु जी भी जता रहे थे। प्रताप भानु जी, 2000 के बाद के जो वर्ल्ड कप हुए वनडे वाले 50 ओवर वाले, उसमें श्रीलंका, भारत और उसके पहले भी ये रणनीति कुछ और क्रिकेट प्लेइंग कंट्रीज ने अपनाई कि वो अपने स्पिनर से ओपनिंग कराते थे, बॉलिंग की शुरुआत कराते थे।
ये एक चेंजिंग रणनीति थी। मुतैया मुरलीधरन जो हैं वो पायनियर होते थे। भारत से भी हमने हरभजन सिंह को गेंदबाजी करते देखा कि पहला ओवर हरभजन सिंह डाल रहे हैं। इससे विपक्षी टीम चौंक जाती थी, अरे ये क्या रणनीति में बदलाव हो गया, ये आने वाला तो पेस बॉलर था। तो बीजेपी ने ये भी एक कोशिश की है कि अपनी रणनीति से आपको यानी कांग्रेस को चौंका दे। सरप्राइज आपके पास भी होने चाहिए। सर, सरप्राइजेस तो हमारे पास से भी आएंगी। शरद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं आपके सूझबूझ और आपकी दूरदर्शिता की प्रशंसा करूंगा जी, परंतु स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो जी, यदि ओपनिंग बैट्समैन हमारे बहुत अच्छे हैं, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह ओपनिंग बैट्समैन अच्छे हैं, तो इनकी हार्ड हिटिंग तो हम करेंगे। और इनकी चाहे चाहे ये स्पिनर लेके आए, फास्ट बॉलर लेके आए या मीडियम पेसर लेके आए, हमें उसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। क्योंकि हमारे पास तो वो मुद्दे हैं, वो झूठ है, वो इनका भ्रष्टाचार है, वो इनकी कथनी और करनी का फर्क है, वो झूठी घोषणाएं हैं जो केंद्र से लेकर प्रदेश तक की सरकारों ने किया है। तो अकेले कोई शिवराज सिंह या वीडी शर्मा की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पूरे भाजपा के नेतृत्व की एंटी इनकम्बेंसी है। और मध्य प्रदेश के साथ तो जितने बार 7-8 बार मोदी जी का दौरा हुआ है, मोदी जी का चुनाव तो है नहीं, ये मध्य प्रदेश के मुद्दों पर मध्य प्रदेश के नेतृत्व का चुनाव है। हम तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमने घोषणा कर दी कि हमारे भावी मुख्यमंत्री से आपके सामने है कमलनाथ, आप तो बता दो आपका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है प्रदेश का। इतने विवाद हैं, उससे बचने के लिए इन्हें 4-5 जो संभावित दावेदार हो सकते थे सबको चुनाव लड़ाने का तय कर लिया कि ये मैसेज अंदर की घबराहट ना रहे, गुटबाजी ना आए, खींचतान ना आए। इस वजह से ये कुछ भी कहें, अपने चेहरों को बदलने की बात कहें, अपने पुराने चेहरों को लड़ाने की बात करें। शरद जी और मैं इनसे सैनी जी से कहना चाहूंगा कि जितनी घबराहट, जितना अंतर्द्वंद और जितना निराशा आज भाजपा के खेमे में है मध्य प्रदेश में, कथनी और करनी में इनके में हमेशा फर्क मैंने नोटिस किया है, मैंने इसके पहले कभी नहीं देखी। और कमलनाथ का चेहरा आज ये है, सांसद के रूप में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं का विश्वास अर्जित करने के रूप में इनके पास उनका कोई विकल्प नहीं है। मनोज जी, कंक्लूडिंग रिमार्क। बिल्कुल शरद जी, और ये महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस के पास चेहरा तो है, एक चेहरा है और इधर बहुत सारे चेहरे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सबसे आगे दिखाई देते ही हैं, उस बार बार उनकी बात भी हर मंच से होती है। और अब यही लड़ाई दूसरे रूप में भी दिखाई देगी। क्या आप 5-6 चेहरों को देखेंगे या एक चेहरे को देखेंगे, लेकिन आने वाले दिनों का जो चुनाव है और दिलचस्प होने वाला, ये तय मानकर चलिए। निश्चित तौर पर चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और बीजेपी ने बहुत चतुराई से इन चेहरों को उतार कर एक मैसेज अलग अलग रीजन में दिया है कि आप अपनी बात कहिए, क्योंकि ऐसी बातें थी कि कार्यकर्ता के मन में कुछ बातें हैं, तो इन नेताओं के ज़रिए कार्यकर्ताओं के मन में जो प्रश्न हैं, जो सवाल हैं, उनको भी एड्रेस करने की कोशिश की है। और कहीं अगर कथित रूप से किसी स्थानीय जनप्रतिनिधि को लेकर नाराज़गी है, शिकायत है, तो उसको भी दूर करने का काम ये चेहरे करेंगे। और ये चेहरे अगर अपने इस काम में सफल होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की राह आसान होगी। और कांग्रेस अगर कुछ सरप्राइजेस के साथ सामने आती है या इस बात का बहुत माकूल जवाब देने की कोशिश करती है तो ये चुनावी रण और रोचक होगा। हम फिर कहेंगे, दोनों ही पार्टियों को शुभकामनाएं हैं, अपनी पूरी ताकत लगाइए, मुद्दों पर चुनाव लड़िए। वर्गीय जी को, सैनी जी को भी जी, चुनाव की जनता की बात को केंद्र में रखिए, मूल मुद्दों पर रहिए, जिससे ये चुनाव का रण 5 साल जो है, जिसमें जनता वोट के रूप में अपनी आहुति डालती है, वो इस चुनाव को एक सार्थक चुनाव के रूप में आत्मसात कर सके, अपना सके। बहुत धन्यवाद करता हूं प्रताप भानु जी, बहुत धन्यवाद डॉक्टर दीपक विजयवर्गीय जी, बहुत धन्यवाद मनोज जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ का हमारा एक्सक्लूसिव बुलेटिन मोर माटी मोर खबर। नमस्कार।